Hello, good morning student. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS Kelawat. आज की क्लास जो है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं और स्थिर वैद्युतिकी का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। और हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण और आज का लेक्चर नंबर 2.4 है, उसमें हम सतत आवेश वितरण पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सतत आवेश वितरण पर अभी तक मैं 2 क्लास कर चुका हूं, जिसमें एक में मैंने आपको सतत आवेश वितरण क्या होता है एवं उसके प्रकारों के बारे में समझाया था और उसकी नेक्स्ट क्लास में हमने सतत आवेश वितरण पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, आज हम सतत आवेश वितरण पर आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए वो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। आर त्रिज्या का अर्धवलय, एक रिंग होती है, रिंग के बारे में आपको पता है। जैसी कोई रिंग होगी तो उस पर जो आवेश वितरित होता है वह रेखीय आवेश वितरण होता है। उसके ऊपर रिंग होती है ना, तो एक लाइन की तरह है, एक रेखा की तरह है। तो आर त्रिज्या के अर्धवलय पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है तो वलय के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मतलब ये आपको अर्धवलय दे रखा है, इसकी त्रिज्या R दे रखी है और इस पर रेखीय आवेश वितरित है। तो मान लेंगे आप इस पर आवेश कितना है, Q आवेश है और रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा। ठीक है, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए। अब देखिए इस अर्धवलय की लंबाई आपको मैं पूछूं कितनी बताओगे। देखो अगर पूरा का पूरा वलय होता तो उसकी लंबाई होती है 2πr अगर त्रिज्या है। अगर ये अर्धवलय है तो अर्धवलय की लंबाई हो जाएगी 2πr/2। तो अर्धवलय की लंबाई कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, πr। कितनी आ जाएगी, π/r। ठीक है, अब देखो अब इस पूरे के पूरे अर्धवलय के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप डायरेक्टली तो ज्ञात नहीं कर सकते हो, है ना। हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर एंगल की बात करें तो ये अर्धवलय कितना कोण कवर कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है, 0 से लगाकर π डिग्री मतलब 180। ठीक है, ये एंगल कवर कर रहा है। 0 से π तक चलते हैं तो आपका अर्धवलय ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं एक अल्पांश, यहां पर इसके पृष्ठ पर लेते हैं हम एक अल्पांश, इसके रेखा पर। अल्पांश को देखो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं यहाँ पे जो समझाने के लिए। ठीक है, बाकी अल्पांश बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, यहां पर मैंने ये अल्पांश थोड़ा बड़ा दिखाया है और मान लेते हैं इस अल्पांश जो थीटा कवर कर रहा है वो है डी थीटा। ठीक है, एक स्मॉल एंगल है जहां पर डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा जो हो जाएगा वो है ना, वो स्मॉल एंगल हो जाएगा, है ना, छोटा सा एक एंगल हो जाएगा, अल्प कोण कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके। अब इसकी जो लंबाई है इसको मैं यहां पर dl लिख रहा हूं और इस पर जो चार्ज है वो मैं dq लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उस अल्पांश लिया है dl, डी थीटा पर जो अल्पांश कवर हुआ उसको dl लिया है और dl पर मैंने एक dq आवेश लिया है। dq का मतलब एक बिंदु आवेश की तरह हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर आओ, देखो इस dq आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिख सकते हैं, de लिख सकते हैं ना भाई। dq एक स्मॉल आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता de हो गई। अब देखो मैं मान लेता हूं इस कोण को थीटा, क्या मान रहा हूं, इस कोण को थीटा, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर मैं आपको यहां पर घटक बनाने के लिए बोलूं, देखो घटक से क्या होता है, हमारे कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो सकते हैं, तो जो कंपोनेंट बचेगा उसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और हम कंपोनेंट या घटक क्यों बना पाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसीलिए हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, घटक बना सकते हैं। अब ये de है और थीटा है तो ये हो जाएगा de cos थीटा और ये हो जाएगा de sin थीटा। देखो अब आप इस वलय के इस वाले हिस्से पर देखो, आप इस पर आप अगर कोई भी अल्पांश लोगे यहां से लगाकर 90 डिग्री तक, तो इसके कोस वाले घटक तो x एक्सिस पर जाएंगे और साइन वाले घटक y एक्सिस पर जाएंगे, है ना, 0 से 90 तक। अब देखो आप इस पर जाके देखो, अगर यही अल्पांश में इधर लेता, सोच के देखो यही अल्पांश में dl इधर लेता तो इसके कारण मान लो de बनता इधर। अगर ये कोण थीटा होता तो ये कोण भी कितना होता, थीटा होता, तो ये कितना हो जाता आपका de
कॉस थीटा और ये कितना हो जाता डीई साइन थीटा। मतलब ये 90 से लगाकर 180 वाला जो पार्ट है इसके कारण सारे कोस के घटक इधर बनेंगे और साइन के घटक किधर बनेंगे, वाई अक्ष पर बनेंगे। तो आपको साफ साफ इस डायग्राम से दिख रहा है कि कोस वाले घटक जो होंगे वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं, माना अल्पांश डीएल, माना अल्पांश डीएल पर डीक्यू आवेश है, डीक्यू आवेश है। ठीक है, डीक्यू के कारण ओ मतलब केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके पास, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास हो जाएगी डीई। कितनी हो जाएगी, डीई हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डीई को घटकों में वियोजित करने पर, है ना, डीई को घटकों में वियोजित करने पर आपने क्या किया, इस डीई को घटकों में वियोजित कर दिया। ठीक है, मतलब डीई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपने इसको घटकों में वियोजित किया है तो आपको क्या दिख रहा है, डीई कोस थीटा जो होंगे, है ना, डीई कोस थीटा के जो घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीई कोस थीटा के घटक निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह साइन घटक के कारण, साइन घटक के कारण होगी। जितने भी साइन के घटक होंगे, चाहे इस वाला हिस्सा ले लो चाहे ये वाला हिस्सा, सबके कारण साइन वाले घटक डाउनवर्ड आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी, मतलब डीई साइन थीटा के घटक के कारण, और यहां पर आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, सारे घटकों को आप जोड़ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। यही तो कह रहा है। अब आप देखो इस वाले फॉर्मेट में एक तो आपको डीई की जरूरत पड़ेगी, एक आपको साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डीई को निकाल लेते हैं, है ना। डीई को कैसे निकालेंगे, डीक्यू के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वो डीई हो जाएगी। और डीई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, के आवेश हो गया डीक्यू, और यहां से यहां की दूरी देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये दूरी कितनी होती है, कैपिटल आर मतलब त्रिज्या है। ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, आपने डीई निकाल लिया। इस डीई के अंदर मुझे अगर डीक्यू की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण होता है, वो क्या होता है, लैम्डा, और ये होता है डीक्यू अपॉन डीएल, है ना। एकांक लंबाई पर आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यहां से आपको डीक्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल। कोई प्रॉब्लम है इसमें, डीक्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू डीएल। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, इस डीएल की लंबाई भी, इस डीएल की वैल्यू भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे इसको थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो हम जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से 180 तक लगाएंगे, तो मुझे इस डीएल को किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में। देखिए अगर आपके पास ये अल्पांश है, ध्यान से देखो, ये डी थीटा है, ये त्रिज्या आर है, और ये अल्पांश डीएल है। तो आपको पता होगा कि थीटा कैसे निकालते हैं हम, थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या डीएल अपॉन आर। तो डीएल की वैल्यू क्या आ गई, आर डी थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको। अब यहां पर देखो, अब ये तीनों जो वैल्यू आई है, डीई की वैल्यू आई है, अब तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसमें डीक्यू की वैल्यू रख दो, तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के डीक्यू की वैल्यू आपको आई है लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर देखो डीएल की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा, यहां रख दो, डीई इक्वल टू के डीएल की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आपको आर से आर कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बच जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो मेरे पास डीई की वैल्यू फाइनली वैल्यू ये आई है, इक्वेशन नंबर 2।
इस डीई की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, ठीक है। तो इस डीई की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, डीई की वैल्यू को हम यहां रख देंगे, है ना। तो डीई का मान 1 में रखने पर, ठीक है, इस डीई की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, ई, ठीक है। अब थीटा कहां से कहां तक होगा बताओ, इस अर्ध वलय का थीटा 0 से लगाकर पाई तक, तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। और यहां पर डीई की वैल्यू क्या पड़ी, देखो ये पड़ी है के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और पीछे है साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर आर है ना, सॉरी, डी की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर है, ठीक है। ओके, अब इसको हम बाहर निकालेंगे, के लैम्डा अपॉन आर, ये सब कांस्टेंट है। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आपका रेखीय आवेश वितरण, ये भी कांस्टेंट, और दिए गए अर्धवर्त के लिए त्रिज्या आर भी नियत हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई, और ये बच गया हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, तो साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 से लगाकर पाई तक, है ना। साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है ना, तो 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई ये लिमिट रखनी है आपको, ई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। अब पहले आप रखो कोस थीटा पाई, फिर माइनस, और माइनस कोस 0, लिमिट रखनी आती है ना, थीटा की जगह एक बार पाई रखोगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट 0 रखोगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा होता है, ठीक है। वैल्यू रखो ई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ये माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1 और ये माइनस 1, तो कितना हो जाएगा के लैम्डा आर, ये हो जाएगा 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इस अर्ध वलय के कारण इस O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 2k लैम्डा बाई आर, क्या आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। करना क्या है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं वापस, इसमें आपको क्या करना है, एक अल्पांश लेना है डी थीटा, ठीक है, और डी थीटा के अंदर जो लेंथ कवर होगी वो डीएल हो जाएगी, और डीएल पर आवेश डीक्यू है। तो सबसे पहले डीक्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई हो जाएगी, और फिर इसको हम घटक में वियोजित कर देंगे, तो कोस और साइन बन जाएंगे, इसके कारण भी और इसके कारण भी। तो कोस घटक जो आएंगे वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत आएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस ओ बिंदु पर, वो साइन घटक के कारण आएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि डीई की वैल्यू चाहिए और थीटा के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो आप डीई की वैल्यू थीटा के फॉर्म में लिया है, ठीक है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू रखोगे और लिमिट हो जाएगी 0 डिग्री से पाई डिग्री तक, और आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। इसे कॉपी करो। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दिए गए चाप पर रेखीय आवेश Q वितरित है, तो चाप के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है वैसे ही क्वेश्चन है सेम। अब इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। मान लो देखो इस पर आवेश कितना मान लो आप, इस पर मान ले Q आवेश, रेखीय आवेश वितरण इस पर लैम्डा हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी अगर आपको लंबाई पूछूं, अगर पूरा वलय होता तो लंबाई होती 2πr, कितनी हो जाती है आपके पास 2πr, मगर ये इसका 1/4 है, तो कितना हो जाएगा πr/2। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1/4 है ना, तो πr/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बस वही तरीका है हमारे पास। इस 1/4 जो वलय है ना, मतलब 1/4 जो वलय दे रखा आपको, उसके कारण वो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। एक साथ तो नहीं निकाल पाएंगे, तो वही कंसेप्ट है। क्या करो आप, यहां पर एक अल्पांश ले लो, ठीक है। यहां पर हम एक अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई है dl और जिस पर आवेश है dq। कितना आवेश है dq। अब देखिए इस dq आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे de हम इधर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कोण को अगर मैं थीटा मान लूं तो ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये अगर डीई है ये कितना हो जाएगा
डीई cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो उसमें तो क्या था, इससे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या था, आपके पास थीटा जो था वो कहां था, 0 डिग्री से 180 तक था, मगर ये कितना तक है, π/2 या 90 डिग्री तक ही है ना। तो इसमें देखो जितने भी घटक बनेंगे, जितने भी अल्पांश आप लोग, यहां अल्पांश ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जितने भी अल्पांश लोगे, कोस के घटक इधर बनेंगे और साइन के घटक इधर बनेंगे, कोई भी कैंसिल नहीं होंगे। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, तो आपको ये दोनों घटक निकालने होंगे और फिर उसका परिणाम ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखो माना अल्पांश dq पर आवेश, माना अल्पांश dl पर आवेश dq है, कितना है dq है। ठीक है, dq के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या मान लो dE, फिर हमने क्या किया है, dE को घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, हमने क्या किया, dE को घटकों में वियोजित कर दिया, तो आपका E नेट जो आएगा कुल, वो आएगा आपके पास dE cos थीटा, जितने भी होंगे उनके कारण, प्लस dE sin थीटा। ठीक है, और ये जो भी थीटास हो गए 0 से 90, 0 से 90 है, दिख रहा है आपको, वो हम रख देंगे। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, हम करेंगे dE cos थीटा, E जो आएगा पहले, है ना, तो ये x वाला या y, cos थीटा मतलब x वाला है ना, तो इसको ले लेते हैं हम dE cos थीटा निकालेंगे, फिर हम dE sin थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब देखो dE cos थीटा के लिए आपको किसकी नीड है, आपको dE चाहिए, तो dE कैसा हो जाएगा, देखो dE कैसे निकालोगे, इस dq आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगी k dq बाय r स्क्वायर, और लेमडा बराबर क्या होता है, dq अपॉन dl, तो dq कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dl। अब इस dq को यहां रख दो। ठीक है, उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, हम यहां पर dl की वैल्यू भी निकालते हैं। अभी मैंने बताया था आपको dl की वैल्यू कैसे निकालते हैं, d थीटा है, ये dl है और ये r है, तो थीटा बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या, तो dl कितना आ गया आपके पास, r d थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहां रख दो। ठीक है, तो dE बराबर dq की वैल्यू क्या है बताओ, लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर, और dl की वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है हमारे पास, dl की वैल्यू है r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो dE की वैल्यू क्या बचेगी, k लेमडा d थीटा अपॉन r, ये आपके पास dE की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं मैं इसको। इस dE की वैल्यू को आपको यहां पर भी यूज करना और यहां पर भी यूज करना, सेम ही तो होगा, dE की वैल्यू तो सेम है, और अलग अलग इंटीग्रेशन करके दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं, पहला Ex इक्वल टू E dE cos थीटा, क्या कर रहे हैं, यहां से ही करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Ex इक्वल टू, x में इसलिए कह रहा हूं कोस वाले घटक x अक्ष पे है, ठीक है, बाकी कोई कारण नहीं है, dE cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 0 से π/2, 0 से π/2, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो Ex बराबर 0 से π/2, dE की वैल्यू क्या है, k लेमडा d थीटा अपॉन r, k लेमडा d थीटा अपॉन कैपिटल R, और ये पीछे हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, Ex कितना हो जाएगा, k लेमडा अपॉन R, और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, cos थीटा का कितना हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। ठीक है, ओके, सॉरी, साइन थीटा का होता है, cos थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और साइन का होता है माइनस cos। ठीक है, तो k लेमडा अपॉन r,
कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है और साइन का होता है माइनस कोस, ठीक है। अब रखेंगे साइन पाई बाई 2 और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ई एक्स कितना आ गया, के लेमडा इंटू आर, ठीक है ना। ये 1 माइनस 0 1, 1 इंटू ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4th, ठीक है। इसी तरह से आप अब ई एक्स निकाल लिया तो ई वाई भी निकालेंगे। तो देखो ई वाई की कैलकुलेशन में यहां कर रहा हूं, ई वाई कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 डीई कौन सा थीटा हो जाएगा, ये देखो वाई वाली साइन थीटा, डीई साइन थीटा। अच्छा अब देखो 0 से पाई बाई 2 डीई की वैल्यू कितनी है आपके पास, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो ई वाई के लिए क्या करेंगे, के लेमडा अपॉन आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा, यस और नो। अभी हमने किया है इसका इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो लिमिट कर दो, ई वाई इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, लिमिट रखो माइनस कोस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस कोस पाई बाई 2 और माइनस, और फिर आ जाएगा माइनस कोस, सॉरी पाई बाई 2 और माइनस कोस 0, यही होगा, ठीक है। ई वाई इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 और माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ये, तो ई वाई भी कितना आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर। तो ई एक्स और ई ए की वैल्यू सेम आई है, इक्वेशन नंबर 4 और 5, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि या आपने डी साइन थीटा निकाल लिया, डी कॉस थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको ध्यान हो, अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान हो, ये x है ये y है और यहां पर इसका रिजल्टेंट या परिणामी चाहिए, तो x स्क्वायर y स्क्वायर 2pq cos थीटा, हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों को हमारे पास ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ex और ey, है ना। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, इस रिजल्टेंट निकालने का कंसेप्ट, देखो मैं क्वेश्चन रिजल्टेंट निकालने का कंसेप्ट हो जाएगा, देखो ई नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट आएगा, यह आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा खत्म। तो आपको सिंपली करना है ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर करें, ई नॉट इक्वल टू, दोनों सेम है, तो ई एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ई वाई स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 तो अंदर ही रहेगा, के स्क्वायर को बाहर लाओगे के, लेमडा स्क्वायर को बाहर लाओगे लेमडा, और आर को लाओगे ठीक है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, और किस बिंदु पर, ओ पर, और इसकी दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी ना, इस तरह से दिशा हो जाएगी। क्या करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसमें कुछ भी निरस्त नहीं हो रहा था, ठीक है। जितने भी कोस के घटक इधर आएंगे, साइन के इधर आएंगे, तो डी कोस थीटा का कारण भी निकाल लो, ये कैलकुलेशन है उसकी, साइन थीटा के कारण भी निकाल लो, ये कैलकुलेशन है इसकी। और आपको पता है अगर आपने ऐसा निकाला था ना, यहां देखो ये आपने डीई साइन थीटा वाला घटक निकाला इधर, और ये हो गया डीई कॉस थीटा वाला, तो परिणामी इधर आ जाएगा ई नॉट, और थीटा है 90, तो कैसे निकालोगे, ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये आपको करना है, ये मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। देखो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो चाप लिया था वो 0 से लगाकर 180 लिया, इसमें लिया हमने 0 से लगाकर पाई बाई 2। अब देखो हम एक सामान्य केस, जनरल केस स्टडी करेंगे, जिसमें अगर आपको किसी भी थीटा पे निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इतना सा चाप दे रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो अब हम स्टडी करेंगे इन सब जो ये क्वेश्चन जो आते हैं, इन क्वेश्चन का जनरल केस जो होता है वो स्टडी करेंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इसका इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कॉपी करो, फिर हम उसकी जनरल केस की स्टडी करते हैं। देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, अब अभी हम क्या चाहते हैं कि उसका एक जनरल केस स्टडी करें। मतलब अगर आपको कोई भी चाप दे रखा हो और आपको उस पर अगर रेखीय आवेश वितरण है और आपको अगर उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक जनरल केस स्टडी कर रहे हैं। किसी चाप पर रेखीय आवेश वितरित है तो चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि आपको ये पूरी एक रिंग होती, उसका एक इतना सा हिस्सा अल्फा कोण दे रखा है, इतना सा ए बी एक चाप दे रखा है और उस पर क्या है, रेखीय आवेश वितरित है। क्या मतलब हो गया, इस पर टोटल इस पर आवेश हो जाएगा Q और रेखीय आवेश इस पर हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस आवेश वितरण के कारण इस केंद्र पर O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक तरीका समझाया है सबसे पहले कि हम क्या लेंगे, एक अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे, हम लेंगे एक अल्पांश। मान लो यह आपने एक अल्पांश ले लिया, ठीक है, और इस अल्पांश को मान लो यहां पर ये अल्पांश हो जाएगा dl और इस पर चार्ज हो जाएगा dq और ये एंगल हो जाएगा आपका d थीटा। कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास d थीटा। क्लियर है, तो देखो क्या है, माना चाप AB के मध्य कोण कितना दे रखा है, हमने मान लिया अल्फा कोण है। ठीक है, O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही करना हमें। तो देखो माना अल्पांश dl पर आवेश dq है। ठीक है, तो dq आवेश के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान लेते हैं, हम DE ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस DE लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इसके घटक बना देते हैं। देखो ये अगर अल्पांश है, इस dq के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होती, ठीक है, DE ऐसे हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स बना देते हैं। अब देखो इसमें हम एक छोटी सी नई ट्रिक यूज करते हैं। हम क्या लेते हैं, थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से नहीं लेंगे थीटा, हम इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ना लेके हम थीटा लेते हैं, ये एक थीटा ले लेते हैं। सपोज ये थीटा ले लिया। अब एक बात और देख लो, अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल भी हो जाएगा α/2 और ये एंगल भी हो जाएगा आपका α/2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा एंगल अल्फा है तो इसके सेंटर पार्ट से ये वाला एंगल भी α/2 और ये वाला एंगल भी α/2। ठीक है, अब देखिए आपने थीटा ये लिया है, ठीक है ना, तो अब ये थीटा हो जाएगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये DE है तो ये कितना हो जाएगा, DE cos थीटा और DE sin थीटा। अब एक बात आप देखना, अगर आप यहां पर कोई अल्पांश और लोगे तो इसका DE इधर, DE cos थीटा इधर, DE sin थीटा इधर, इस वाले का यहां से यहां तक का। चलो जब आप इधर आ जाओगे, यहां से यहां तक की बात करोगे, यहां से यहां तक की, तब क्या होगा, इसका DE sin थीटा उधर जाएगा। यहां पर कोई अल्पांश लोगे तो इसका sin थीटा इधर जाएगा बिल्कुल, और इसका cos आ जाएगा डाउन में। ठीक है, DE cos थीटा आ जाएगा डाउन में। तो कुल मिला के आप देखोगे तो इस सेंटर पार्ट से इधर वाला जो आर्क है ये है ना, इसका हाफ पार्ट, आधा पार्ट, इसके साइन कंपोनेंट इधर और cos कंपोनेंट इधर। ये वाला जो हाफ जो पार्ट है इसके साइन कंपोनेंट x पर और cos कंपोनेंट आपके हो जाएंगे ये एक ही डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके ये साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो DE के घटक बनाने पर, ठीक है, DE
साइन थीटा के घटक निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे एवं O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E साइन घटक के कारण होगी। ठीक है, बस ये हो जाएगा इसका थ्योरी लिखने का इस तरीका। अब देखो आपका जो E बनेगा वो क्या बनेगा, DE, कौन सा DE, सॉरी साइन घटक कैंसिल हो जाएंगे तो कॉस घटक के कारण आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी DE cos थीटा, और यहां पर हम थीटा लिख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या काम है हमारे पास, हमको ये DE की वैल्यू निकालनी, बाकी हमको तरीका पता ही है। तो देखो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE की वैल्यू मतलब कैसे निकालते हैं, इस DQ आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है वो हमारे पास K DQ बाय R स्क्वायर। ये R क्या है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी K DQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको रेखीय आवेश वितरण है तो आपको निकालना होगा लेमडा, लेमडा हो जाएगा DQ अपॉन DL और DQ हो जाएगा लेमडा इंटू DL। अच्छा, अब ये DL कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये L है, ये थीटा है और ये R है। ठीक है, ये डी थीटा है, तो डी थीटा कैसे निकालते हैं बताओ, कौन बराबर चाप अपॉन त्रिज्या L अपॉन R, तो L कितना आ जाएगा R डी थीटा। यहां पर हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली है ना, किसकी वैल्यू निकाली है, DQ की वैल्यू कितनी आई बताओ, DE इक्वल टू K, DQ की वैल्यू आई लेमडा DL अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर L की DL की वैल्यू भी रख दोगे ना, ठीक है ना, DL अपॉन सॉरी DQ डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, DL अपॉन R, तो यहां पर DL की वैल्यू आएगी, DL की वैल्यू आ गई R डी थीटा, तो यहां पर रख देंगे DL की वैल्यू। ठीक है, तो देखो DE क्या आ जाएगा, K लेमडा DL की वैल्यू R डी थीटा, R डी थीटा। ठीक है, R डी थीटा, और हमारे पास DE की वैल्यू की R डी थीटा अपॉन R स्क्वायर, और ये R से R कैंसिल हो जाएगा, एक ये R और ये R, तो क्या बचा K लेमडा डी थीटा अपॉन R। ठीक है, ये आपके पास DE की वैल्यू आ गई। इस DE की वैल्यू को एक में रखने पर है ना, समीकरण एक में रखने पर इस DE की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर एक में रख दो। समीकरण नंबर एक क्या है, E इक्वल टू क्या है हमारे पास DE की वैल्यू है K लेमडा डी थीटा अपॉन R इंटू कॉस थीटा। फाइन, अब एंगल देखो, अभी आपने एंगल जो लिया है यहां से लिया है थीटा, है ना, एंगल जो लिया है यहां से नहीं लिया, तो हम एंगल को यहां से लिमिट यहां से नहीं लेंगे। अब देखिए आपने एंगल लिया है वाई एक्सिस से इधर, ये एंगल लिया है राइट हैंड साइड में, है ना, तो आपकी यहां से यहां एंगल हो जाएगा और यहां से यहां वाला एंगल हो जाएगा। देखो अगर मैं थीटा ये लेता तो लिमिट आपकी यहां से लगाकर यहां तक लग जाती, थीटा अगर मैं ये लेता ना तो लिमिट यहां से लगाकर यहां लगती, मगर जीरो से लगाकर अल्फा तक। मैंने थीटा ये लिया है तो इससे इधर वाला एंगल और इससे इधर वाला एंगल। ठीक है, तो लिमिट क्या आएगी, देखो थीटा जो होगा आपके पास माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को अगर आप पॉजिटिव काउंट कर रहे हो तो इसको नेगेटिव काउंट कर लो। ठीक है, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा बाई 2, देखिए E इक्वल टू लिमिट आ जाएगी आपके पास माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 K लेमडा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन R। समझ में आ रहा है ना, इससे इधर भी लेमडा बाई 2 है, इससे इधर भी लेमडा बाई 2 है, तो इसको माइनस लेमडा बाई 2 ले लो, इसको प्लस लेमडा बाई 2 ले लो। ठीक है, या फिर अगर यहां से करो तो इसको आप माइनस एज्यूम कर सकते हो और इसको प्लस एज्यूम कर लोगे, तो जो एंगल कवर हो जाएगा किधर हो जाएगा, इधर से प्लस लेमडा बाई 2 और इधर से माइनस लेमडा बाई 2, इधर से प्लस लेमडा बाई 2। कुल मिला के जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस लेमडा बाई 2 से प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बार आ जाएगा, K लेमडा R बार आ जाएगा, कोस थीटा का होता है साइन थीटा और माइनस लेमडा बाई 2 और प्लस लेमडा बाई 2, लिमिट रख दो थीटा की जगह। E इक्वल टू K लेमडा अपॉन R साइन लेमडा बाई 2 माइनस साइन माइनस लेमडा बाई 2, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो K लेमडा बाई R,
तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, देखो ये हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 के लेमडा अपॉन आर 2 साइन अल्फा बाई 2। यहां पर E क्या आ गया देखो, तो 2 के लेमडा 2 साइन अल्फा बाई 2। ये आपका जनरल केस आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको कोई भी एंगल दे रखा हो, है ना, तो आप उसमें इजीली निकाल सकते हो। देखो अभी हमने 2 केस पढ़े थे। एक हमने ये देखो अभी 2 चीजें पढ़ी थी हमने, इस आर्क के लिए पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था, ठीक है, मतलब ये 90 वाला केस पढ़ा था और 180 वाला पढ़ा था। ये दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो अगर अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास 180 हो अल्फा की वैल्यू, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 के लेमडा अपॉन 2 साइन 180 अपॉन 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई आर। ये भी हमने प्रूव किया। देखो अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट नंबर, यही आंसर था उसका। अगर आपके पास लेमडा हो जाए 90, कितना हो जाए 90, वैल्यू रख लो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू अगर 90 हो जाए 2 के लेमडा अपॉन 2 साइन 90 अपॉन 2 मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। कितनी होती है, कितनी होती है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 होती है। तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2, और इस 2 को लिख सकते हैं हम रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 के लेमडा बाई आर। ये भी आया था अभी हमारे, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही था। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। तो ये आपका जनरल केस आ गया है। जनरल केस का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। अल्फा की जो भी वैल्यू हो, है ना, जो आपके पास एंगल की वैल्यू हो, अल्फा की वैल्यू वो यहाँ रख दो और आपको आंसर मिल जाएंगे। ये इसका जनरल केस था, ठीक है, इजी है बिल्कुल। इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि थीटा मैंने यहां से लिया है, इससे ये वाली जो सेंटर पार्ट है यहां से ये थीटा लिया है, तो इसमें ये वाला अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आपकी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। ये वाला माइनस अल्फा बाई 2 ले लो, उसको प्लस अल्फा बाई 2 ले लो, क्लियर है, और लिमिट रख दोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कॉपी करो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माना एक समान आवेशित वलय QR, मतलब Q उस पर आवेश हो जाएगा कुल और R उसकी त्रिज्या हो जाएगी। X का वह मान ज्ञात करो, मतलब उस वलय के अक्ष पर X दूरी का, अक्ष पर वो दूरी ज्ञात करो जहां पर E अधिकतम हो जाए और E और X में ग्राफ भी प्लॉट करना है। क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि ये आपको एक वलय दे रखा है, इस तरह से वलय में X का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपका E मैक्सिमम हो। क्या हो, E मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आपको X का वह मान ज्ञात करना है जहां के लिए E क्या हो, अधिकतम हो। अब आपको ये तो पता है, अब आपको इसके लिए जो वलय होती है, जो रिंग होती है ना, उस रिंग के एक्सिस पर, अक्ष पर X दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो देखो क्या लिखना है यहां पर, वलय के अक्ष पर X दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन बताया था तभी भी मैंने आपको बताया था, ये आपको याद होनी चाहिए। तो वो E कितना होता है, K QX R स्क्वायर X स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर आपको याद होना चाहिए। अब आपको पूछा है कि X का वह मान जिसके लिए E की वैल्यू अधिकतम हो, तो E मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको करना होगा DE अपॉन DX को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अगर आपको क्या चाहिए, E अधिकतम चाहिए, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ऐसे तो ज्ञात किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया। अगर आपको X का वह मान चाहिए जिसके लिए E अधिकतम हो, तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी, देखो DE अपॉन DX। क्यों करेंगे वो भी सुन लो, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, ठीक है। K और Q क्या हो जाएंगे आपके पास, कांस्टेंट, क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट या नियत राशि हो जाएगी। तो कुल मिला के X जो है, E का मान जो होगा वो X पर निर्भर कर रहा है, और आपको X का वह मान चाहिए जिस पर आपको E अधिकतम मिल जाए, ठीक है। तो हम DE अपॉन DX निकाल लेंगे। तो देखो D अपॉन DX, E की वैल्यू क्या है, KQX अपॉन
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, तो के क्यू कांस्टेंट हो गया आपके लिए, तो क्या बच गया d अपॉन डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब आपको इसका क्या करना है, इसका आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। अब आपको अवकलन आना चाहिए। देखो अगर आपने ये ऊपर इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो u अपॉन v का अवकलन क्या होता है, ये अगर आपको आता तो आप कर पाओगे। मैं आप चाहो तो यही लिख देता हूं u अपॉन v, जैसे d अपॉन डी एक्स और u अपॉन v है, इसका अवकलन करना है। तो क्या होता है, अपॉन में तो लिखना होता है जो आपके अंश और हर में दे रखा, हर के अंदर क्या v दे रखा है, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा v स्क्वायर। फिर जिसको आप हर में रखते हो उसी को यहां नियत रखना है v, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, फिर आप अभी u का किया तो अब आपको करना पड़ेगा v का, तो u को नियत रख दो और किसका कर दो, v का कर दो। ये फॉर्मूला होता है u बाई v का। ठीक है, इसको आप याद कर लो। वैसे 11th में पहले चैप्टर के अंदर ही हम ये सब पढ़ लेते हैं, है ना, अवकलन और समाकलन के कुछ एप्लीकेशन हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो वैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको u मान लो, इसको v मान लो, और u बाई v का जो अवकलन होता है वो होता है अपॉन के अंदर v स्क्वायर, फिर v को नियत रखो u का करो, फिर u को नियत रखो v का करो, और बीच में आएगा माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा आपका u और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा v, ये हो जाएगा u और नीचे वाला हो जाएगा v। अब इसको क्या करना है, आप फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। ठीक है, देखो मैं यहां रख देता हूं एक बार, तो ये आ जाएगा के क्यू वी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर रखना v को नियत, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को रखना है नियत, v को रखा नियत, और अब करना है d बाय डी एक्स ऑफ u। u कितना दे रखा आपको x, बीच में आएगा माइनस, फिर u को नियत रखना मतलब x को, और क्या करना है d बाय डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, v का। तो v क्या है आपके पास, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ना, d अपॉन डी एक्स किया मैंने, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला, और ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है नीचे, ये फॉर्मूला हो गया और यहां पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया। देखो वी स्क्वायर लिख दिया नीचे, मतलब आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, फिर इसको रखा नियत, फिर v को रखा नियत, u का किया, फिर u को नियत रखा और v का किया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हुए जाना है, और इक्वल टू चलेगा आपका 0। क्या चलेगा, इक्वल टू 0 होगा ना, ये देखो इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल टू 0 होगा तो ये के क्यू इधर आके 0 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये टर्म ही तो बचेगी, ये दोनों उधर जाके 0 नहीं हो जाएंगे क्या। तो देखो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, कितना होता है 1, ये माइनस x का x हो जाएगा। अब ये है देखो आर स्क्वायर एक्स की पावर 3/2, और x की घात n का क्या होता है nxn माइनस 1। अवकलन ये होता है ना, x की घात n का nxn माइनस 1। तो देखो n की वैल्यू 3/2 है, तो क्या करोगे n x आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर nxn माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर ये x नहीं था, ये x स्क्वायर है, इसका मतलब r तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो पीछे इसका और बच जाएगा। देखो d बाय डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर भी बचेगा, और प्लस करके d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी बचेगा। आप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ये तो नियत राशि थी, x का 1 हो गया, इसका आपने कर लिया, पर यहां पर आपने d बाई डी एक्स, ये पर x थोड़ी है, यहां पर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसका वापस करना पड़ेगा। अभी हमने ये जो किया है, ये x की घात n मान के कर लिया, nxn माइनस 1 दिख रहा है। अब यहां पर इसका बाकी है, तो d बाई डी एक्स आर स्क्वायर भी करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो, और इसको रखना है 0 के बराबर। यहां पर देखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस x का x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3/2 में से एक गया, कितना बचा 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2।
यहां पर आगे भी इसको सोल्व कर लो। आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, है ना, जिसकी x की घात 2 का क्या होता है 2x 2 माइनस एक्स, है ना, nx n माइनस 1, तो ये 2x की पावर 1 मतलब 2x, ठीक है। तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। ये देखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसल, यहां पे क्या बच गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां बच गया 3x स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, आपको निकालनी x की वैल्यू है, ठीक है, फिर उसको यहां पे रखोगे तब e का अधिकतम मान आएगा। ओके, अब देखो यहां पे पावर हाफ है, यहां पे पावर 3/2 है, तो क्या मैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इनमें से कॉमन ले सकता हूं, दोनों में से ले सकते हैं ना, इन दोनों में से। देखो यहां से 1/2 कॉमन लोगे तो यहां पावर 1 बचेगी, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1, ये माइनस 3x स्क्वायर, ये तो बाहर चला गया, यहां बच गया 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, यही बचा है। ओके, इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, r का अंडर रूट 2 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2। ये आपके पास x का वो मान आ गया जिसके लिए e अधिकतम होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा गया था, है ना, x का मान, तो ये x का मान आ गया। अब हमको निकालना है e अधिकतम, है ना, तो e मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू रख दोगे r/2, यहां रख दो k q r अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर, x की वैल्यू हो जाएगी r अंडर रूट 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहां देखो e अधिकतम e मैक्सिमम, ऊपर है हमारे पास k q r/√2 अपॉन में क्या है देखो, ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा r का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और पावर हो जाएगी 3/2, तो e मैक्सिमम क्या आएगा देखो k q r अपॉन अंडर रूट 2, यहां देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करें देखो, तो पहले यहां पर देखो, यहां पर पहले हम क्या कर देंगे, इस 3/2 को हम ब्रेक कर देंगे 1/2 में, है ना, पावर आधी और पावर 1 तोड़ देंगे, तो पहले पावर आधी निकालोगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो इस पे स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर पावर, फिर क्यूब कर देंगे हम इसका k q r अपॉन अंडर रूट 2। अब यहां देखो पहले हम क्या करेंगे, इस 3/2 को मैं क्या लिख रहा हूं 1/2 इंटू 3, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 3, आर स्क्वायर का हो जाएगा r और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, और 1/2 चला गया तो पावर 3 बची, ये हो गया पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको सोल्व कर लो, और आगे यहां मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, अब देखो स्पेस कम है तो ठीक है, आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो वैसे। e अधिकतम कितना हो जाएगा k q r अपॉन अंडर रूट 2, नीचे देखो अंडर रूट 3 का क्यूब 3 अंडर रूट 3 होगा, r का क्यूब r क्यूब और 2 का क्यूब 2 अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, यही तो होगा, अंडर रूट 2 का क्यूब 2 अंडर रूट 2, 3 का 3 अंडर रूट 3, ठीक है। इसको सोल्व करो, e मैक्सिमम देखो, e मैक्सिमम तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसल है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k/r अपॉन नीचे क्या बच गया 3 अंडर रूट 3 और r क्यूब, आपको r क्यूब से ऊपर है r कैंसिल हो रहा है, तो e अधिकतम क्या हो जाएगा 2k³ अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास e अधिकतम। फाइन, e अधिकतम भी निकल गया।
ई अधिकतम भी निकल गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है ई वर्सेस एक्स का आरेख। तो देखो एक्स की वैल्यू दोनों आई है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों के लिए ड्रॉ कर देंगे। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा ग्राफ, आप समझ जाओगे। ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस ई और ये हो जाएगा माइनस ई। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव ई है, धनात्मक ई होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और नेगेटिव के लिए ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें कुछ लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कब आया आपके पास, ई मैक्सिमम की वैल्यू के लिए एक्स कितना था, आर अपॉन अंडर रूट 2, और यहां पर भी लिखा जाएगा एक्स बराबर माइनस आर अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है ना, ये ग्राफ हो जाएगा। और आप चाहो तो ई अधिकतम की वैल्यू यहां पर होती ना, ये ई मैक्सिमम, वो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, तो ई अधिकतम की वैल्यू आई 2kq अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, यहां पर ई अधिकतम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ई और एक्स के बीच में ग्राफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए आपको अवकलन थोड़ा सा आना चाहिए। और अवकलन में भी कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे, देखो ऊपर वाली चीज को u मान लेंगे, नीचे मान लेंगे v, तो इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन में, और ऊपर क्या हो जाएगा v d/dx ऑफ u, फिर माइनस u को नियत रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना चाहिए। ठीक है, अब आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मतलब अगर विद्युत आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति, आपको पता है जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है और वह गति करता है, तो उस पर बेस्ड कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस पे अच्छी सी कमांड कर लोगे, और इस न्यूमेरिकल के बाद में हम चलेंगे गाउस के नियम के ऊपर। ठीक है, बहुत इजी है वो, पहले आप इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो, और आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।